हेलो। सो स्टूडेंट्स, आज सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हम सिलेबस स्टडी कर लें। सबसे पहले क्लास 12th की फिज़िक्स की सिलेबस, क्योंकि एक बच्चों में एक अजीब तरह का हैवोक है, डर कि फिज़िक्स और मार्क्स नहीं आते। मैं पिछले 2 सालों से देख रहा हूँ मैं कि बच्चे पेपर देने के बाद कि बहुत ही टफ पेपर आया था, बहुत ही मुश्किल आया था, ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, हमने इतना पढ़ा था हमने नहीं किया। ठीक है, और मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं कि दोनों साल के पेपर्स बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं थे। थोड़ी सी पैटर्न चेंज हो गई थी, न्यूमेरिकल अप्रोच ज़्यादा हो गया था, यानी कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी थे, उसमें भी कंसेप्चुअल थे वो, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे। हमारे को क्या करना है, हमारे को सबसे पहले स्टडी हम लोगों को करनी होगी कि हमारा सिलेबस क्या है, किस टॉपिक से कितने मार्क्स आता है। और बिलीव मी, कुछ टॉपिक्स हमारे यहाँ पर इतने आसान हैं कि आप बहुत ही कम एफर्ट लगा के उन टॉपिक्स में माहिर हो सकते हो, यानी आपको मास्टरी मिल सकती है बहुत ही कम एफर्ट में। प्लस उस पर बेस्ड अगर हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर लें जो कि बहुत ही आसान होते हैं, और अगर हम उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे तो हमारा कंसेप्ट एकदम बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो आपका जो डर है वो आपको डरना नहीं है। ये बहुत ही मुश्किल चीज़ें नहीं हैं, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। थोड़ी सी मैथमेटिक्स यूज़ करना है और थोड़ा सा साइंस यूज़ करना है। हाइपोथेटिकल ये नहीं होता है, यहाँ पर हर चीज़ एक प्रोसेस से चलती है। आपको कुछ भी ऐसा नहीं है कि अभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, नहीं। जो भी चीज़ें आपने आज तक पढ़ी हुई हैं सभी को हम यूज़ करके धीरे धीरे यहाँ आगे बढ़ेंगे। बस होता क्या है कि हमें इतना पेशेंस रखना है कि हम चीज़ों को एनालाइज करके और सही जगह पर उस कंसेप्ट को यूज़ कर सकें। इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले आपको मैं सिलेबस से अवेयर करा दूं और ये बता दूं कि कौन सा टॉपिक में थोड़ी आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और कौन सी टॉपिक बहुत ही आसान है, कौन सा टॉपिक थ्योरेटिकल है जो कि आप आसानी से कर सकते हो। प्लस उसकी मार्क्स जो एक्सपेक्टेड पिछले 2-3 सालों के जो पेपर्स हुए हैं उसके बेसिस पर हम ये एक्सपेक्ट कर लें कि इस टॉपिक से इतने मार्क्स का हमारा क्वेश्चन आएगा और हमें उसको तैयार कर लेना है। ठीक है, तो मेन हमारा स्ट्रेस जो है आज हम सिलेबस पे है, ताकि आपका डर जो है वो बाहर निकले और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सको। फाइन, सबसे पहले हम चलते हैं फर्स्ट चैप्टर में, यानी कि हमारा यूनिट 1। ये आपका मार्क्स 17 मार्क्स आपका कवर करेगा। 17, दिस इज 17, है ना। ये आपका यहाँ 1 से लेकर 7 तक आपके 17 मार्क्स आपके कवर करेंगे। अब देखिए इसमें टॉपिक्स क्या क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले आप पढ़ोगे कूलॉम्स लॉ, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। कूलॉम्स लॉ, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, सुपरपोजिशन थ्योरम, ये सारी चीज़ें, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पहले पढ़ोगे। देन आफ्टर आप इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल पर आओगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आपको फोर्स का कंसेप्ट क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल बहुत ही आसान यूनिट है। बस यहाँ पर आपको एक काम करना होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे उससे भागते हैं। आपने क्लास 12th में जो वेक्टर पढ़ा था, वेक्टर का चैप्टर पढ़ा था आपने, उस वेक्टर के चैप्टर को यूज करना है यहाँ पर अगर आप उसको यूज कर लोगे अच्छे से तो आपको डायरेक्शन मिल जाएगा और आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो जैसे ही आप वेक्टर का कंसेप्ट आप यहाँ यूज करोगे, ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ये आपका कैरी करेगा 3 to 5 मार्क्स, यानी कि 3 मार्क्स से लेकर 5 मार्क्स तक आपके पेपर में क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में है और चाहे आपका सब्जेक्टिव के फॉर्म में है। क्योंकि अब हमारे को 1 to 10 जो क्वेश्चन होंगे हमारे ऑब्जेक्टिव होंगे। सेकेंड आता है हमारा गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है और अगर आप उसको यूज करेंगे तो जो आपके लेवल में है वो आपको बहुत ही सिंपल 3 फॉर्म दे दिया जाएगा आपको, लिनियर और एक सरफेस एरिया और एक वॉल्यूम का। ठीक है, यानी कि लिनियर, सिलेंड्रिकल और स्फीयर, इन 3 पार्ट में इसको बांट दिया गया है, जो कि बहुत ही आसान है। इसका आपको स्टेटमेंट भी याद रखना है और इसकी आपको एप्लीकेशन भी याद रखनी है, और इससे हर साल एक एक क्वेश्चन आता ही आता है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक, ये कितने मार्क्स कैरी करेगा, तो 3 to 5 मार्क्स।
नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप आइडिया डेवलप कर लेंगे तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें थोड़ी सी आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में थोड़ा सा आपको इंटीग्रेशन का कंसेप्ट आना चाहिए, थोड़ा सा, और वो बेसिक इंटीग्रेशन चाहिए। बेसिक इंटीग्रेशन यहाँ भी चाहिए और बेसिक इंटीग्रेशन गॉस थ्योरम में भी चाहिए। तो उससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक इंटीग्रेशन आपको मैं सिखाऊंगा, आपको थोड़ा सा उसका यूज बताऊंगा कि हमें इंटीग्रेशन को कैसे इस्तेमाल करना है, ये मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो 1 मार्क्स से लेकर 3 मार्क्स तक आपका कवर करेगा। नेक्स्ट आपका आता है कैपेसिटेंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो बच्चे इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं उनके लिए ये पीछा नहीं छोड़ने वाला। यहीं से इसके कंसेप्ट आप क्लियर करो, आपको आगे इंजीनियरिंग फील्ड में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, हर जगह इसका यूज होना है। ये एक सारी चीज़ें हैं इसकी कैपेसिटेंस भी हम कैलकुलेट करेंगे, इसके अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट करेंगे, सब बातें सीखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये हमारा। और थोड़ी सी बस कैलकुलेशन चाहिए, थोड़ी सी मैथमेटिक्स पे अगर आप ध्यान देंगे, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी मैथमेटिक्स पर, तो ये चैप्टर आपका बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े से ये कंप्लीट होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द कंट्रारी, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड से कंपेयर करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपेरिजन में बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। ठीक है, अभी हम आसान चैप्टर्स पे भी आएंगे, लेकिन अभी पहले हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कर लें। यानी कैपेसिटेंस आपका सेपरेट चैप्टर होगा। ये समझ में तब आएगा जब आपको ये चीजें क्लियर होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट क्लियर होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्लियर कंसेप्ट होगा, आपको कैपेसिटेंस का चैप्टर बहुत मजे से समझ में आएगा। ये आपका कैरी करेगा 3 to 5 मार्क्स का। फाइन। उसके बाद हम आते हैं, अब देखिए ये चैप्टर, ये बहुत आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर। ये चैप्टर कैलकुलेशन, वैसे बहुत आसान चैप्टर है, कैलकुलेशंस के लिए वेक्टर की मदद लेनी पड़ेगी। वेक्टर का कंसेप्ट अगर आता है आपको तो इस चैप्टर में आप मास्टर हो जाएंगे। ये सबसे अलग है, गॉस थ्योरम सबसे अलग है, इसको अलग से पढ़ना है आपको, इसकी स्टेटमेंट याद रखनी है और इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट को यहाँ यूज करना है। ठीक, ये भी आपका वेक्टर पे डिपेंड करेगा और इंटीग्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो अगर हम कहें कि हमारे इन चारों चैप्टर्स में कौन कौन से चैप्टर बहुत ही आसान है जो कि आप आसानी से कर सकते हो, सेकंड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, उसके बाद आपका थर्ड चैप्टर, और इसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स आती है, सब बच्चे घबराते हैं, लेकिन घबराना नहीं है। ये चारों के चारों बहुत ही सिंपल चैप्टर्स हैं, सिर्फ आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, मैथमेटिक्स को पकड़ के रखना है। और अभी हाई फाई मैथमेटिक्स नहीं, बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स, सिंपल कैलकुलेशन। लेकिन अबव ऑल मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि इन तीनों चीजों के लिए 1 2 3 के लिए वेक्टर को आपने याद रखना है। वेक्टर को अगर आपने अभी नहीं पढ़ा है, वेक्टर के बारे में आप भूल गए हैं, तो वेक्टर को फिर से आप जाके 11th क्लास की जो फिर से आपने पढ़ा था, वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सारे रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, ये सब रिवीजन कर लीजिए, ये आपका काम आने वाला है। ठीक है, अब आते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस इन सेल्स, किरचॉफ्स लॉ, विटरस्टोन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज एंड देयर एप्लीकेशन। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये वही चैप्टर है, ये वही चैप्टर है जो आपने क्लास 10 में पढ़ा था। तो आपके पास एक बेसिक लेआउट तैयार है, आपका फाउंडेशन आपके पास तैयार है। अब आपने क्या करना है कि थोड़ा सा आपने आगे बढ़ के उसको यूज करना सीखना है। ये बहुत ही सिंपल है। ठीक, इस वाले यूनिट में बिल्कुल, अब ये वाले कैलकुलेशन से आप यहाँ बच जाओगे। ये बहुत ही सिंपल है, अर्थमेटिक कैलकुलेशन होते हैं। अब यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ सब वेक्टर से जुड़ रहे थे, यहाँ सब वेक्टर के एडिशन थे, वेक्टर के सब्सट्रैक्शन थे, लेकिन यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको एल्जेब्रिक एडिशन मिलेगा। ये 5 6 एंड 7 एल्जेब्रिक एडिशन आसान होता है। जैसे वेक्टर में 2 + 3 5 नहीं होगा, लेकिन एल्जेब्रिक एडिशन में 2 + 3 = 5 होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस एंड सेल्स आपने पढ़ा हुआ है। सेल्स आपका नया टॉपिक है यहाँ पर, ये कॉम्बिनेशन से, दिस इज वेरी सिंपल, बहुत ही आसान। ये आपका 1 मार्क्स से 5 मार्क्स फ्री में मिलने वाले हैं, फ्री में। उसके बाद आइए किरचॉफ्स लॉ, विटरस्टोन ब्रिज एंड एप्लीकेशन, ये आपका 2 से 5 मार्क्स के आएंगे, ये भी आपके फ्री के हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। इसको थोड़ी सी एफर्ट आप ले लेंगे, बहुत अच्छे से इस पे प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज एंड देयर एप्लीकेशन। लास्ट टाइम भी मैंने कहा था, ये आपका 7th चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इससे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, और वो कितने आएंगे, 2 मार्क्स से लेकर 5 मार्क्स।
यहाँ पर इनकी कंस्ट्रक्शन पढ़नी होगी, पोटेंशियोमीटर की और मीटर ब्रिज की, और इसका एप्लीकेशन यूज करना होगा। बहुत ही सिंपल है। केवीएल कैसे आना चाहिए, आसानी से आप इसको दौड़ाएंगे, एकदम बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे, जरा सा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद अगला हमारा जो चैप्टर आता है वो आता है मैग्नेटिक फील्ड, साइक्लोट्रॉन, एम्पियर्स, सर्कुलर लॉ और टॉर्क कन्वर्टर। ये वाली जो बात आएगी, अभी आपने क्या किया कि इन 4 चैप्टर्स में आपने पढ़ा आपके चार्ज रुके हुए थे। यहाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा कि आपके चार्ज मूव कर रहे थे, मोशन में आ गए। अब जब किसी भी वायर में या किसी भी कंडक्टर में करंट अगर फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। उस मैग्नेटिक फील्ड के बेसिस पर ये आपको 8, 9, 10 चैप्टर मिलेगा। यानी कि किसी भी वायर से अगर करंट फ्लो करेगा तो आपका मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड जब क्रिएट होगा वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ही बिहेव करता है। हम दोनों में तालमेल बैठाएंगे, दोनों को हम इक्वेट करेंगे, बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा मैग्नेटिक फील्ड के बराबर है। ठीक है, वो हम सारी चीज़ें स्टडी करेंगे। ये इसका एनालॉगी पार्ट है। सबसे मज़े की बात है इलेक्ट्रोस्टैट का ये पार्ट एनालॉगी हो जाएगा आपका मैग्नेटिज्म। और इसमें आप देखिए पिछले 2 सालों से साइक्लोट्रॉन आता ही आता है, हर पेपर में क्वेश्चन आया है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और साइक्लोट्रॉन अगर आप पढ़ लेंगे, ये आपका थ्योरेटिकल में, ये पूरी एक थ्योरी है, इसको इसका कंस्ट्रक्शन है, इसकी डेरिवेशन है, इसमें बेस न्यूमेरिकल है, ये बहुत आसानी से हो जाता है। ये 1 मार्क्स से 3 मार्क्स के प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे। एम्पियर सर्कुलर लॉ, यानी कि फिर से वही बात आ गई, जैसे हम यहाँ पे केवीएल कैसे पढ़ते हैं वहीं पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में हम पढ़ेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान है। यहाँ पर थोड़ा सा इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा, बच्चे थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। एम्पियर सर्कुलर में इसमें आपको एप्लीकेशन सारे मिलेंगे, यहाँ पर आपको बड़ा मजा आएगा। और ये थोड़ी सी कैलकुलेशन पार्ट, जैसे यहाँ पर आपने देखा था ये वेक्टर वाला क्वेश्चन, ये यहाँ पर आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन पार्ट पे मजबूत होनी पड़ेगी। यहाँ पर आपका केवीएल के बजाय यहाँ पर आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल काम करेगा। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल जो आपने ऑलरेडी 10th में पढ़ा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में, 10th का फाउंडेशन है, 10th में आपने इसका बेसिक पोर्शन किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल को यूज करोगे, ये बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 2 लाइन में इसके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, आपको जरा से भी बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये कहाँ आएगा, ये 3 मार्क्स से 5 मार्क्स तक। उसके बाद आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कॉम्पिटिशन में, पेपर में, बोर्ड में, हर जगह, टॉर्क और गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर इस पहले हम मैग्नेटिक फील्ड से आप गैल्वेनोमीटर टॉर्क, पहले तो मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क ड्राइव करेंगे आप, टॉर्क ड्राइव करने के बाद उसका एक यूज होगा, एप्लीकेशन होगा, वो आपका गैल्वेनोमीटर पर आएगा। और इस गैल्वेनोमीटर को हम वोल्टमीटर और एमीटर में कन्वर्ट करते हैं, वोल्टमीटर में और एमीटर में कन्वर्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है जो कि आपने पढ़ा होगा। गैल्वेनोमीटर में एक छोटी सी रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो क्या बन जाता है, एमीटर बन जाता है। और गैल्वेनोमीटर में एक हाई रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो हमारा वोल्टमीटर बन जाता है। ये आपका कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आसान है, 1 मार्क्स से 3 मार्क्स का आपका कवर करेगा। ठीक है, तो अगर हम इसको देख लें पूरे सिलेबस को, तो अभी तक हमारे को भागने वाली और डरने वाली कोई भी बात नहीं आई है। ठीक है, इसके हम आगे प्रोसीड करते हैं। नाउ अब अगर हम आगे बात करते हैं मैग्नेटिक डायपोल की, 11 है ना, 11 नंबर मैग्नेटिक डायपोल। ये मैग्नेटिक डायपोल आपका बिल्कुल ही एनालॉगी है इलेक्ट्रिक डायपोल का। इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज होंगे। यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। तो पॉजिटिव चार्ज के करस्पॉन्डिंग में आपका नॉर्थ पोल आ जाएगा और निगेटिव चार्ज के करस्पॉन्डिंग में आपका साउथ पोल आ जाएगा। सो अगेन इट इज़ वेरी सिंपल, ये एनालॉगस पार्ट है। ठीक है, इसमें ज़रा सा भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है ये, लेकिन इसके वेटेज कम है और ये सिर्फ 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया है। नाउ 12 में मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड, अर्थ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, ये आपका पूरा थ्योरेटिकल है, पूरी आपको इसमें थ्योरेटिकल है। ये थोड़ा सा इसकी एक थोड़ी सी डेरिवेशन है, कुछ डेफिनेशंस आपको पढ़ने हैं। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं जो कि आपको सिर्फ रटना है ना, पैरामीटर। और एक ये वाला जो पोर्शन है आप केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ भी अगेन आपको कोई बड़ा ही हाई तवा मचाने की कोई जरूरत नहीं है। इट्स वेरी सिंपल बिकॉज ये आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल ऑलरेडी आप केमिस्ट्री में ही पढ़ चुके हैं, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक है ना, फेरोमैग्नेटिक, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी।
ये आपका पूरा थ्योरेटिकल लर्निंग है, रटने का है, जिसका दो तरह के बच्चे होते हैं, एक कुछ रटने वाले बहुत अच्छे होते हैं और कुछ एक न्यूमेरिकल अप्रोच वाले बच्चे होते हैं। और जो टॉपर्स होते हैं जिनको 95 जिसको 98 लाना लगता है, वो बेचारे बैलेंस करके चलते हैं, उनकी थ्योरेटिकल यानी कि थ्योरी रटने की भी अच्छी कैपेसिटी होती है और उनको न्यूमेरिकल अप्रोच भी वो डेवलप कर चुके होते हैं। ऑब्वियस वो 95, 96, 97, 98 मार्क्स वो स्कोर कर लेते हैं। लेकिन कोशिश हमें सबने करनी चाहिए। एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं कि फिजिक्स को पढ़ने के लिए आपको थोड़ी सी मैथमेटिक्स की बैकग्राउंड आपको तैयार करनी पड़ेगी, मैथमेटिक्स को पकड़ के चलना पड़ेगा, मैथमेटिक्स को छोड़ना नहीं है। और रेगुलर अगर आप एक से 2 घंटे रेगुलर अगर आप डिवोट करें, 1 घंटे 2 घंटे, तो आपकी फिजिक्स में ज़रा सा भी आपको डर नहीं रहेगा और आपके कंसेप्ट बहुत ही क्लियर हो जाएंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। मैथमेटिक्स चीज़ों को समझना, जो आपने पढ़ा है उसको रिलेट करना और कंसिस्टेंसी के साथ डेली 1 से 1.5 घंटे आपको डिवोट करना पड़ेगा, ठीक है? तो आपकी फिजिक्स हमेशा ही आपके ग्रिप में रहेगी। और 1 से 1.5 घंटा, 1 से 1.5 घंटे का मतलब वो कि जो कि सिर्फ 1 से 1.5 घंटे में हम सिर्फ फिजिक्स, ना उस वक्त गाना सुनेंगे, ना आप व्हाट्सएप देखेंगे, ना आप किसी फेसबुक को फॉलो करेंगे, किसी फ्रेंड से बात करेंगे, कुछ नहीं। वो 1 से 1.5 घंटा सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स, दैट्स इट। फिर आप करके इसको देखिए प्रैक्टिस, आपको खुद ब खुद रिजल्ट दिखने लगेगा। नेक्स्ट 13 चैप्टर के, अगर हम 13 की बात करते हैं, टॉपिक की बात करते हैं, सो मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फैराडे सेल, ये सब मैग्नेट के पार्ट्स हैं। 7 के बाद से आपका मैग्नेट स्टार्ट हो गया था, ठीक है ना? तो आपका 7 तक आपका इलेक्ट्रिकल था और उसके बाद 8 से आपकी मैथमेटिक्स स्टार्ट हो गई थी। सो 8 से लेके ऑनवर्ड्स, ये सॉरी मैथमेटिक्स बोल रहा हूँ मैं, सॉरी 8 से आपका मैग्नेट स्टार्ट हो गया था और 8 से आपका रेगुलर ये मैग्नेट के पोर्शंस चल रहे हैं। अब आइए 13 में, यानी कि 8, 9, 10, 11, 12 और ये आपका 13 आपका मैग्नेटिक फ्लक्स और फैराडे लॉ ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं यहाँ पर कि किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो करेगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है जिसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। जो मैग्नेटिक फ्लक्स की जो डायरेक्शन होगी उसके बेसिस पर हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात करते हैं। फैराडेज लॉ आपने पढ़ा हुआ है कि जब भी हमारा फ्लक्स चेंज होगा एक ईएमएफ इंड्यूस होगी, ठीक है? तो ये चीज़ें आपने क्लास 10th में इसका एक बेसिक लिया हुआ है कंसेप्ट, बेसिक एक फाउंडेशन है, सो नथिंग टू वरी अबाउट। नाउ 14 ये आपका नया वाला थोड़ा सा आएगा, एडी करंट, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन और जनरेशन। ये आपका 3 to 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगेन दिस इज नॉट वेरी टिपिकल, ये फैराडे लॉ अगर आपको समझ में आ जाएगा, ये जैसे फैराडे लॉ आपने समझ लिया तो ये आपका एडी करंट, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। कुछ भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ये दोनों चैप्टर्स दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है? ये कैरी करता है 1 से 5 मार्क्स और ये कैरी करता है 3 to 5, ठीक है? ये हमारा प्रीवियस ट्रेंड कहता है। अब आइए एसी, यहाँ से आपका एसी स्टार्ट होता है, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट यानी कि वही सप्लाई, ये वही सप्लाई के बारे में बताई जाती है जो कि आप घरों में पढ़ते हैं, जो घरों में आप देखते हैं, ठीक है? जो घरों में आपके फैंस, बल्ब, टीवी, फ्रीजर, ये सब का जो रन करता है वो आपके एसी पर अल्टरनेटिंग करंट पर काम करता है, ठीक है? तो अल्टरनेटिंग करंट, इससे रिलेटेड चीज़ें आपने क्लास 11th में पढ़ी हुई है, ठीक है? एसएचएम में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो इक्वेशंस वगैरह थे वैसे ही इक्वेशंस यहाँ भी आपको मिलेंगे, वही आपका फ्रीक्वेंसी यहाँ भी मिलेगा आपको। तो यहाँ पर कोई एक्सप्रेशंस आपको ऐसे ही मिलेंगे, लेकिन ये हम यूज़ करेंगे इंडक्टर, रेजिस्टर एंड कैपेसिटर पर। ये आपका बहुत ही अच्छा, लेकिन अगेन यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स की फिर से इलेक्ट्रोस्टैट की तरह ही ज़रूरत पड़ेगी। 15 ऑल्टरनेटिंग करंट, एलसीआर सीरीज सर्किट और एसी जनरेटर। ये एसी जनरेटर जो है आपका, एसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर, ये एसी का यूज़ है, यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट और एलसीआर सर्किट क्या होती है, ठीक? एसी जनरेटर, यानी कि एसी जनरेटर कैसे फॉर्म होता है, ये दोनों ट्रांसफार्मर आपने देखा होगा जो घरों में हमारी सप्लाई आती है, ट्रांसफार्मर से ही आती है, ठीक है? छोटे भी ट्रांसफार्मर होते हैं, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर भी होते हैं। और ये वाला, ये थ्योरेटिकल भी है और इसमें मैथमेटिकल डेरिवेशन भी है। ये आपको 4 to 5 मार्क्स आपका कवर करेगा। अल्टरनेटिंग करंट आपको 2 से 5 मार्क्स आपका कवर करेगा। एलसीआर से सर्किट, दिस इज वेरी सिंपल, ये आपका 3 to 5 मार्क्स कवर करेगा। तो ले देकर अगर हम बात करते हैं 15, 16, 17 को, तो 15, 16, 17 सेम रिलेटेड टॉपिक है और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ी सी मैथमेटिक्स है।
ये आती है जब इलेक्ट्रिकल फील्ड मतलब इलेक्ट्रिसिटी एसी और आप मैग्नेटिक फील्ड दोनों पढ़ लेंगे तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये बहुत ही थ्योरेटिकल चैप्टर है, बहुत ही आसान है। और इससे आसान है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रट लीजिएगा, खाली फ्रीक्वेंसी रेंज टोटली थ्योरेटिकल है, ये टोटली थ्योरेटिकल है, एक क्वेश्चन इससे आना ही आना है, एक क्वेश्चन से आएगा ही आएगा, ये टोटली थ्योरेटिकल है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत ही आसान है, इसमें 2-3 फॉर्मूले हैं, उसको आपको समझना है। और ये कैसे आता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की इंटरेक्शन होगी तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होगा। ठीक है ना, तो एसी और मैग्नेटिक फील्ड पढ़ने के बाद आपको ये आएगा, ये आपका टोटल ये थ्योरेटिकल है, टोटली थ्योरेटिकल है, इससे ये एक से 3 मार्क्स का एकदम फ्री के मार्क्स हैं आपके। और उसके बाद आता है रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, ये क्लास 10th में आपने ऑप्टिक्स में पढ़ा हुआ है, जहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, मिरर्स पढ़ते हैं और लेंसेज पढ़ते हैं। मिरर्स और लेंसेज में आपने पढ़ा होगा, वहाँ से वही सारी चीज़ें फिर से आपको मिलेंगी यहाँ पर, लेकिन एक डिटेल स्टडी के साथ। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको फाउंडेशन मिला हुआ है कहाँ पर, क्लास 10th में, और ये मार्क्स जो कैरी करेगा वो 3 to 5 मार्क्स कैरी करेगा। तो यहाँ पर अगर थोड़ी सी मेहनत कराने वाली जो चैप्टर्स हैं वो आपको मेहनत कराने के लिए 15, 16, 17 थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको कराएगी, और ये आसान है, ये बहुत ही आसान है, और ये आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है, ये आपको थ्योरी इसमें रटनी है, इसमें जितना रट पाएंगे आप ये आपका काम हो जाएगा। और ये यहाँ से आपका रे ऑप्टिक्स स्टार्ट होगा, ये 20 से आपका रे ऑप्टिक्स यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे हम वही बात करते हैं। आइए, सो नाउ थोड़ा सा और देख लें हम लोग, और हमारा अब सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, प्रिज्म, लेंसेस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये आपको नई चीज़ यहाँ मिलेगी, कहाँ पर, क्लास 12th में। ये 10th में आपने बेसिस आपका तैयार हो गया, उसके बेसिस के बाद ये आपको थोड़ा सा नए कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस मिलेंगे, आपको कुछ नए फॉर्मूले मिलेंगे। भाई ऑब्वियस है, 10th के बाद 12th में आप आ गए हैं तो कुछ तो नया सीखोगे। ठीक है, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन, लेकिन है बहुत आसान, बहुत ही आसान है, ज़रा सा भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, आसान सा है, इसको हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। इस पर आपको न्यूमेरिकल भी करना पड़ेगा, इस पर आपका डेरिवेशन, मैथमेटिकल डेरिवेशन भी होगा। ठीक, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ये आपने रट जाना है, ये आना ही आना है, और ये आपको 3-4 तरह के टेलीस्कोप्स हैं आपको। ठीक, वो टेलीस्कोप्स आपको रट जाने हैं, वहाँ भी आपने 10th में भी 1-2 आपने इंट्रोडक्शन देखा हुआ था, यहाँ पर आपको वो इंस्ट्रूमेंट्स मिलेंगे, ये रट जाएंगे, बिकॉज 2 से 5 मार्क्स का एवरी ईयर ये आपका कैरी करेगा। ये जो टॉपिक है ये आपकी न्यू टॉपिक है, ये आपका वेव थ्योरी जो है ये आपका नया टॉपिक है। और ये बिकॉज ये आया कहाँ से, थोड़ी सी मैं आपको बैकग्राउंड बता दूँ आपको, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को कुछ लोग कहते हैं कि ये पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये वेव की तरह बिहेव करता है। तो हमारा इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन की पूरी स्टडी है ये, लेकिन यहाँ पर ये वेव थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी। ये नई चीज़ है, ये 3 to 5 मार्क्स का है, लेकिन मुश्किल नहीं है, आसान है, मैथमेटिक्स हाँ, लेकिन यहाँ पर एक काम जरूर करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर थोड़ी सी मैथमेटिक्स इन दोनों चैप्टर्स के लिए 23 और 24, जिन बच्चों की SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव्स का चैप्टर अच्छा होगा, जो क्लास 11th में जिन्होंने अच्छे से मन लगा कर पढ़ा होगा SHM और वेव्स का चैप्टर, वो इनको इन दोनों 23 और 24 में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने की। ये थोड़ी सी हमारे मैथमेटिकल एनालिसिस है जिसको हमने करना पड़ेगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 23 और 24 बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये थोड़ी सी मेहनत आपसे कराएंगे, आई एम टेलिंग यू कि आपके पास इसका बैकग्राउंड नहीं है, आपने 10th में भी इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ा है, हाँ 11th में जरूर पढ़ा हुआ है, तो ये थोड़ी सी आपको मेहनत कराएंगे। तो 23 और 24 पे हम लोगों को काम करना पड़ेगा। जो यहाँ से हम सीखेंगे रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये फिर से ये थोड़ी आपकी थ्योरेटिकल आ गई, ये थोड़ी आपकी थ्योरेटिकल आ गई, और ये आसान टॉपिक है। पोलराइजेशन ऑफ लाइट जो है आपकी आसान टॉपिक है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कैरी करेगा आपका 1 मार्क्स से लेकर 5 मार्क्स तक। ठीक है, ये आपके 23, 24, 25, 23, 24, 25, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि यहीं पर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। ठीक है, लेकिन जब हम 26 पर आएंगे, इजीएस्ट चैप्टर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इजीएस्ट चैप्टर
27 ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, इजीएस्ट चैप्टर, सबसे आसान चैप्टर है आपका ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। आपको थोड़ी सी थ्योरेटिकल पढ़नी है। ये दोनों फोटो इलेक्ट्रिक आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा 11th में, ठीक है। तो ये दोनों ही बहुत ही आसान चैप्टर, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत आसानी से कर लेंगे। ये अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड मॉडल याद आया आपको 28 और 29? ये वही 28 और 29 है जो आप क्लास 9 में पढ़े हुए हैं, वही सारी वही दोनों चीज़ें आपको फिर से यहाँ पर थोड़ा सा एक्सटेंड करके पढ़ना पड़ेगा। कहाँ से? 28 एंड 29, ये दोनों चैप्टर्स वही 9th वाले हैं, 9th वाले ही आपको फिर से रिवाइज करना है, ठीक है। 28 और 29, ठीक है। ये थोड़ी सी वो रिवीजन सॉर्ट ऑफ करना है, बहुत ही आसान है, आप देखेंगे खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा। 38 ये बहुत छोटी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, पूरा का पूरा यहाँ आपको डेरिवेशन पढ़ना है, पूरा हाइड्रोजन मॉडल, इसकी शुरुआत आपने क्लास 9th में देखी हुई है। इसको यहाँ पर डिटेल में यहाँ पर फॉर्मूले के साथ पढ़ना है और उस फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे। लेकिन आई एम टेलिंग यू, बिलीव मी, ये फॉर्मूला बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक। न्यूक्लियस मास एनर्जी रिलेशन, यही न्यूक्लियस की बात करते हो, ये आपने 9th में पढ़ा हुआ है, जहाँ पर हम आइसोटोप्स, आइसोबार्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कहाँ होते हैं, क्या मास होता है उनका, कैसे कहाँ रहते हैं, कैसे मूव करते हैं, वही आपकी न्यूक्लियस भी है। अगेन दिस इज वेरी सिंपल। रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर रिएक्टर, ये आपने केमिस्ट्री में ही पढ़ा हुआ है, आप केमिस्ट्री में फिर से आप पढ़ेंगे इसी से रिलेटेड फॉर्मूला, रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर रिएक्टर से केमिस्ट्री में पढ़ेंगे और आप फिर से पढ़ेंगे, बहुत ही आसान है, क्योंकि दो जगह पढ़नी है तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। एनर्जी बैंड्स आपको पढ़ने हैं। एनर्जी, ये हमारा जो चैप्टर चलाता है वो आपका सेमीकंडक्टर फिजिक्स का चैप्टर है। 33 एंड 34 जो है आपका सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड्स पढ़ेंगे, यानी कि हम फिर से वो कैटेगराइज करेंगे इंसुलेटर को और कंडक्टर को, और बीच में एक हमारा यूनिट आएगा वो सेमीकंडक्टर का होगा। तो सेमीकंडक्टर के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, ठीक है, कौन कौन से मटेरियल्स होंगे, कितनी एनर्जी चाहिए, कितना आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये आपको मिलेगा 33 एंड 34 में, ठीक है। सेमीकंडक्टर, यहाँ पे बहुत अच्छा बहुत आसान सा टॉपिक था लॉजिक गेट्स, जिसको हटा दिया गया लास्ट चैप्टर से, बहुत ही आसान था, स्कोरिंग था, खैर कोई बात नहीं। लेकिन ये दोनों चैप्टर 33 एंड 34 अगेन दे आर वेरी इजी। अगर आपने केवीएल केसीएल किया हुआ है तो इन दोनों चैप्टर को पढ़ करने में बहुत ही आसानी होगी, ज़रा सा भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। और ये आपका कैरी करेगा 3 मार्क्स, और ये अब तक 1 मार्क्स से 3 मार्क्स तक। तो ये अगर हम बात करें 26 से लेकर और 34 तक, तो यहाँ पर इतने में तो आपको फ्री के मार्क्स मिलते हैं, बहुत ही आसान है। तो अगर ले देकर पूरी फिजिक्स की बात करें, हम पूरे 34 टॉपिक्स में अगर हम लोग कैटेगराइज कर लें और अगर देखें तो हमारे को कम से कम 25 टॉपिक्स बहुत ही आसान मिलते हैं, जिसको हम आसानी से कर सकते हैं। रेस्ट 9 टॉपिक्स मिलते हैं जिसमें हम लोगों को थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। ये आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, इसी को हम फॉलो करेंगे और इसी के बेसिस पे आप लोग तैयार कीजिए। आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है, और आसानी से आप लोग कर सकते हैं। ओके फाइन, बेस्ट ऑफ लक।